जय हिंद मेरे सीटेट के प्रिय अभ्यर्थी। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे द्वारा सीटेट 2011 के प्रीवियस ईयर की हिंदी का जो पेडागाजी रहा और गद्य और पद्य शिक्षण रहा, वो हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से वीडियो गया है, जिसमें आप लोगों को शिक्षण का जो भी हिंदी गद्य का और हिंदी पद्यांश का वो हल करवाया गया। और साथ साथ में उसी के बाद ये हमारा जो तीसरा वीडियो है, ये सीटेट 2012 से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है। इस टॉपिक में हम पेडागाजी से संबंधित नहीं बल्कि हिंदी गद्य से संबंधित और हिंदी पद्य से संबंधित आपका वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से हम जो प्रीवियस ईयर 2012 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हल करेंगे और साथ साथ इस पे कमांड बनाएंगे कि ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में मेकअप हों और जिससे हमें आने वाली परीक्षाओं में किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। हम इस क्वेश्चंस को अपने माइंड में मेकअप करेंगे, बैठाएंगे और इसके आधार पर कोई भी क्वेश्चंस आए तो उस क्वेश्चंस को हल कर दें। जैसा कि मानना है कि हो सकता है बाय द वे अगर क्वेश्चन पेपर बनाए और इसी क्वेश्चन पेपर के आधार पर अगर यही क्वेश्चन सटीक पूछ दे रहा है, अगर हमारे माइंड में ये क्वेश्चन बैठा है तो हम देखते ही देखते क्वेश्चन को हल कर देंगे, हमें किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जैसे कि जान रहे हैं आप लोग की सीटेट की परीक्षा 20 अगस्त को सुनिश्चित की गई है और सीटेट की परीक्षा हमारे सामने है और हमें उस सीटेट की परीक्षा को नस्ते नाबूद करना है। हमारा जो माइंड होगा वो 120 प्लस के करीब करीब रहेगा, 120 क्वेश्चंस के करीब, मतलब उससे प्लस हम हल करें। 120 प्लस का हमारा टारगेट रहेगा कि हम 120 प्लस क्वेश्चंस को हल करें और हम सीटेट के दिल में छेद करें। तो जिसमें हिंदी का 30 क्वेश्चंस होता है, 30 क्वेश्चन हमारे उमाकांत सर जी के द्वारा जो हिंदी शिक्षण का जो क्लास चलाया जा रहा है उसके माध्यम से आप हिंदी शिक्षण का क्लास ले रहे हैं और हम उसी के अनुसार यानी अपने गुरु जी के आदेशानुसार हिंदी का जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सीटेट का, उसको हल करवा रहे हैं। और आप लोग एक बार अपने जो हिंदी का सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको हल करके और बढ़िया से इस पद्यांश का और इस गद्यांश का अर्थ समझें और अर्थ के आधार पर अपने क्वेश्चंस का उत्तर दें, अपने क्वेश्चंस का हल दें। आइए हम देखते हैं आपके सामने ये आपका क्वेश्चन रहा। तो सबसे पहले तो हम इस निर्देश की तरफ चलते हैं जो हमारा भाग 2 हिंदी वैकल्पिक क्वेश्चन पेपर है, जिसमें निम्नलिखित पद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश यही कह रहा है कि हिंदी का जो ये हमारा पद्यांश है, निम्नलिखित पद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़ करके इस पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं उस प्रश्न को हमें उत्तर देना है। सिर्फ आपके सामने पद्यांश है, इस पद्यांश को पढ़ा जाए। पद्यांश क्या 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 कह रहा है और पद्यांश कौन सा है। पद्यांश आपसे यही कह रहा है कि मेघ आए बड़े बन ठन के समर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हो गांव के शहर के, मेघ आए बड़े बंठन संवर के। आपसे पद्यांश से ही कह रहा है। उसकी दूसरी पंक्ति, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठक घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बंठन संवर के। इसमें तीसरी पंक्ति है कि बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लीनी, बोली अकुलानी लता ओट हो किवार की, हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन संवर के। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा छर छर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन संवर के, मेघ आए बड़े बंठन संवर के। तो इसका अर्थ है, जैसे इस पंक्ति के माध्यम से सबसे पहले इसका अर्थ समझा जाए। आपके सामने जो पंक्ति है इसका अर्थ है, जैसे अगर किसी के घर में कोई मतलब दामाद आ जाए, कोई पाहुन आ जाए, तो पहले की प्रथाएं थी, पहले तो ये फोन था नहीं, फोन के माध्यम से किसी को बता दिया जाए कि आज मैं आने वाला हूँ, आज मैं जाने वाला हूँ, ऐसी कोई बात तो रहती नहीं थी। अगर जब कोई नात बात आता था, मान लीजिए घर का कोई दामाद आता रहा हो, तो पहले वो आते थे तो रोड के किनारे किसी लड़के को बुलाते थे कि आप आइए, किसी बच्चों को बुलाए, उनसे कहे आप जाकर के फलाने के घर कह दीजिए कि कोई आपको बुला रहा है। वहां से उनकी घर पर वो लड़का जाता था। कुछ तो बच्चे ऐसे रहते थे कि जो हम नहीं जाएंगे, ऐसी बातें कर करके और वो निकल जाते थे। लेकिन कुछ बेचारे जो
थोड़ा उनके प्रति दया दिखाते तो वो चले जाते थे उनको बताने के लिए उनके घर, और जा करके कहते थे कि आपको फला व्यक्ति फला चौक पे या फला बाग में या फला बगीचे में कुछ कहता था और बताता था। तो उनके घर के जब ऐसे उनके घर के जो जिनको बताता था वो सुनती थी, मान लीजिए बाई द वे किसी दामाद की जो दामाद आया उसकी पत्नी ही मिल जाए, वो लड़की ही मिल जाए, तो अगर वो लड़की दिखाई देती थी, अगर उससे कहती थी तो वो जैसे शर्म की वजह से वो हट जाती थी, वो कहती थी जाओ जाओ माई की बताओ, माई की बता दे। इस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करती थी। और वो लड़का जाता था उनकी माता से बताता था, और उनकी माता जी जान जाती थी तो वो वहां से चलती थी कि मेरे दामाद जी आए, और आने के बाद वो बाग बगीचा जहाँ भी रहते थे वहां जाने के बाद उनके हाव भाव को देखती तो मीठा उठा ले जाए जो ले गए रहते थे उनको मतलब लेती होती थी, सारी बातें होते करती थी, कहती ठीक बाबू रुकिए या घर चलिए। तो इस प्रकार की भावनाएं होती थी, और पूरा चिल्कार मच जाता था गांव में कि फला व्यक्ति आया, फलाने का दामाद आया, फलाने का वो आया, फलाने का रिलेटेड आया, इस प्रकार की बातों को करते थे। तो ये जो उन्हीं के आधार पर सेम उसी यानी किसी आगंतुक के आधार पर किसी कोई आगंतुक अपने गांव में आ रहा है, और जैसे हमने बताया ना दामाद यानी किसी परिवार का कोई दामाद आ रहा है, उसी प्रकार से एकदम ये सेम कंडीशन से ऊपर फॉलो करता है। ये जो एग्जांपल्स है आपके सामने, मेघ आए बड़े बन ठन के समर के, जो दामाद आता था वो एकदम उसी भाव में आता था, एकदम परिवार के जैसे कोई ये क्या कह लिया जाए कि पूरा एकदम सज धज के आता था, साइकिल अच्छी रहती थी, अगर पुराना जो समय था साइकिल अच्छी रहती थी, पैर में जूता होते थे, अच्छे से वो टाई भी लगा के कसा वसा रहता था, इस प्रकार की भावनाएं मतलब उनके अंदर आती थी। तो ऐसे मतलब एकदम ऐसा बिहेव करके जाते थे जिससे लग रहा था बन ठन के जा रहा हूँ, अब मुझे ससुराल जाना ही है, इस प्रकार के भाव से वो लोग चलते थे आते थे। तो वही सेम कंडीशन जब बादल को बरसना होता तो वो पूरा ही एकदम अपना पूरा वो बना करके हाव भाव बना करके टाई वाई लगा करके बेल्ट वगैरह जूता वूता पहन के पूरा बकायदा बाल वाल झाड़ के तब वो वहां से निकलता है बारिश के पानी को लेकर के। तो यही जो सावन की बारिश होती है उसी बारिश के आधार पर इन तथ्यों को रखा गया, ये जो आपके सामने पद्यांश से पद्य को रखा गया, और उसमें उसमें उनकी जो भी वेशभूषाएं रहती थी, जो भी उनके मतलब सजने धजने संवरने का वो रहता था, सजने धजने का जो तरीका रहता था, उन सभी तरीकाओं को मतलब वो देखते थे, वो दर्शाते थे एकदम सेम कंडीशन यानी किसी आगंतुक के आधार पर जो भी बातें रही एकदम ये जो आपका पद्यांश है उन्हीं को उसी के ऊपर रिलेटेड है। यानी मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, इसका अर्थ यही हुआ कि मतलब जिस प्रकार कोई अगर दामाद आ रहा है परिवार में तो उसका मतलब देख रेख हाव भाव खातिर व्यवहार होता है उसके साथ, मतलब जैसे जो भी अच्छा व्यवहार होता है सकारात्मक व्यवहार होता है, उसी प्रकार ये मतलब इस जो आपके सामने मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के उस प्रकार की भावों को बताई। जैसे बच्चे उनके सामने जैसे जब कोई आता था तो उनके सामने उनकी दामाद आता तो उनके सामने उनकी सालियां दौड़ती हुई आती थी, और फिर उनके साथ साथ यानी जो पूरे गांव में सूचना पहुंच जाती थी, यानी बदला रूपी मेहमान कोई आ गया जो खिड़की की तरफ से झांक रहा है, उसे देखने के लिए घरों घरों में बेताबी रहती थी, झांकने बेताबी रहती थी। और उसी प्रकार ये जो हमारी वर्षा है वो वर्षा बेसब्री से नहीं हो रही है, उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं लोग। और आकाश में जब बादलों को देखा तो ढक जाने जैसी बात कही, और साधी साधी हम मतलब जैसे सौंध सौंध की हवाएं चलती ना, धीरे धीरे हवाएं चल रही थी, लगता था कि लोग घर से बाहर निकल करके और अपने खिड़कियों से आनंद ले रहे हैं। यानी जो हमने दामाद वाली कहानी बताई एकदम सेम इसके ऊपर फॉलो करती है। ये आपका अर्थ रहा, इसका अर्थ बता रहे हैं हम आपको, आप ध्यान से समझिए। जैसे उस परिवार में कोई आगंतुक आया, कोई दामाद उमाद आया तो उनके सामने सालियां वालियां जाती थी दौड़ धूप करके कि जीजा जी आए या फला ढका जो भी आए, इस प्रकार की बातें करती थी। उसी प्रकार से जब कभी बारिश नहीं होती है, मतलब जैसे अगर बारिश हमारे यहाँ नहीं हो रही है, लंबे समय तक नहीं हो रही है और हम उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उस बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और बारिश आने वाली रहती है, तो बारिश के आने के पहले कुछ हवाएं धीमी धीमी से चलना शुरू होती है, धीमी गति से हवाएं चलना शुरू होती है। और हवा के साथ साथ धीमी धीमी जब हवाएं चलना शुरू होती है तो हमको ऐसा फिर धीरे 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 बादल छाना शुरू होता है, हमको ऐसा फील होता है कि बस अब बारिश आने वाली है, और हम जिस बेसब्री से बारिश का इंतजार करते हैं वो बारिश आने वाली रहती है। तो इसके माध्यम से हमको लगता है कि अब बारिश हो जाएगी। लोग गांव के लोग अपनी खिड़कियों से अपने चिलमनों से झांकना शुरू कर देते, देखना शुरू कर देते हैं और आनंद की सहानुभूति रखते हैं कि बस अब बारिश आने वाली है, बारिश अब हो जाएगी, हम आनंद का उमंगन करेंगे। इस प्रकार के भावों को वो मतलब अपने अंदर फील करना शुरू कर देते हैं।
कवि यही कह रहा है, कवि कवि का एग्जाम्पल यही है कि वो अर्थ यही है कि बारिश, मान लीजिए किसी समय बारिश नहीं हो रही है और बारिश होने वाली हो, उसके सामने धीरे धीरे आंधियां आनी शुरू हो, मतलब धीरे धीरे हवाएं चलनी शुरू हो, साथ में पीछे से बादल का आना शुरू हो, लोग देख करके एकदम खिलक उठे हों, एकदम प्रसन्न हो, अब मतलब बारिश हो जाएगी, ये भावनाएं उन लोगों के मन में चल रही थी। और उसी आधार पर कवि बैठ करके एक अपना गद्यांश लिख रहा था। ये भाव था कवि का, यही भाव रहा कवि का। चलिए आइए फिर उसके बाद हम देखते हैं आगे। तो इसमें कुछ हम आपके द्वारा देखे, जो आपके सामने ये प्रस्तुत है पद्यांश, इसमें कुछ अलंकार प्रस्तुत किए गए होंगे, कुछ प्रत्यय प्रस्तुत किए गए होंगे, कुछ उपसर्ग होंगे, कुछ संधि विच्छेद भी होंगे। तो इन्हीं आधारों पर या इसका अर्थ पूछ लिया जाए, या फिर ये मानी इस प्रकार की जो प्रत्यय हुए, उपसर्ग हुए, अलंकार हुई, संधि विच्छेद हुआ, इन्हीं के आधार पर आपसे, यानी इसी में से किसी का संधि पूछ लिया जाए, किसी का उपसर्ग पूछ लिया जाए, किसी का प्रत्यय पूछ लिया जाए, तो यही सब सारे से वो होते हैं, मतलब सिस्टम होते हैं। तो चलिए आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ ये जो आगे वाला क्वेश्चंस। ये क्या कह रहा है, देखिए आपके सामने 31 नंबर का सीटेट 2012 का जो भाग दूसरे का 31 नंबर क्वेश्चन से आपसे क्या कह रहा है कि मेघ आए बड़े बन ठन संवर के, पंक्ति का भाव किसमें है। हमने आपसे कहा था कि आपसे भाव पूछ लेगा, आपसे अलंकार पूछ लेगा, आपसे प्रत्यय पूछ लेगा, आपसे उपसर्ग पूछ लेगा। अब आप देखिए ये 31 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। यही कह रहा है कि मेघ आए बड़े बन ठन संवर के, पंक्ति का भाव क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, बादलों ने सूरज को ढक लिया है, बादलों ने सूरज को ढक लिया है, बादलों ने बिजली से श्रृंगार किया है, बादल सज धज कर आए हैं, भूरे काले बादल आकाश में घिर आए हैं, भूरे काले बादल आकाश में घिर आए हैं। आप देखिए एक बार इस मेघ आए बड़े बंठन संवर की पंक्ति का भाव इसमें से कौन सा सही है, आप उत्तर दीजिए। तो आपके सामने ये चारा विकल्प रहा, चारों विकल्पों में आपको चूज करना है इस पंक्ति के आधार पर, उस पद्यांश के आधार पर कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसमें मेघ आए बड़े बन ठन संवर के पंक्ति का भाव है, हमने आपको बताया था कि इसका भाव क्या है, बादलों ने सूरज को ढक लिया है, बादलों ने सूरज को ढक लिया है, बादलों ने सूरज को ढक लिया है, बादलों ने बिजली से श्रृंगार किया है, बादलों ने बिजली से श्रृंगार किया है। इसमें बादलों को जो सूरज से ढकने की कोई बात नहीं कहा है, उसमें तो ये पद्यांश का जो अर्थ रहा, अर्थ में ये बताया गया है कि मतलब बारिश नहीं हो रही थी और बारिश बेसब्री से लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे। और एक दिन ऐसा आकस्मिक हुआ कि जिस दिन धीरे धीरे हवाएं चलना शुरू हुई और बादल उधर से अपने अच्छे रूप धारण करके, इस प्रकार वो दामाद एक अच्छे रूप धारण करके सज धज संवर के वो अपने ससुराल के लिए चल दिए। उसी प्रकार बादल बरसने के लिए पूरे उस नगर में, उस गांव की तरफ चल दिए। इसमें ये भाव रहा, ये भाव कोई ऐसा थोड़ी रहा कि मतलब उन्होंने सूरज को ढक लिया, सूरज को ढकने का भाव नहीं रहा। बादलों ने बिजली से श्रृंगार किया है, बिजली की बात उस भाव, उसमें जो पद्यांश है उसमें बिजली की बात नहीं कही गई है। बादल सज धज कर आए हैं, ये सही है। जिस प्रकार वो दामाद जी वो दामाद जी सज धज के अपने ससुराल में गए थे, जो जहाँ पर उनका जो खातिर व्यवहार हुआ, अच्छे से उनका भाव हुआ, आदर हुआ, सम्मान हुआ, उसी प्रकार हम लोग जो बादल के वो समय के लोग जो बादल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो बादल का जो सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो बादल सज धज के संवर के और उस नगर की तरफ चल रहा था। तो ये बात बिल्कुल यहाँ इस पंक्ति के आधार पर, इस पद्यांश के आधार पर ये बात सही लग रही है कि बादल सज धर कर आए हैं, यही भाव है उसका, यही उस पंक्ति का भाव है। भूरे काले बादल की कोई बात नहीं की गई है उसमें, उस पंक्ति में भूरे काले बादल की कोई बात नहीं की गई है। चलिए ये 32 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। 32 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, मेघों ने, मेघों का अर्थ होता है, आप मेघा से मत समझिएगा,
कि जो मेघा टर टर करते हैं उस मेघा से संबंधित नहीं है। मेघों का अर्थ होता है, मेघ का अर्थ होता है बादल। इस मेघ का अर्थ बादल से संबंधित है, मेघ का अर्थ मेंढक से संबंधित नहीं है। ये कह रहा है क्वेश्चन आपके सामने, मेघों के आने से लगता है, मेघों के आने से लगता है, बादल आसमान में छा गए हैं, मानो कहीं उत्सव मनाया जा रहा है, मानो गांव में शहर से मेहमान आए हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये 4 विकल्प आपके सामने, चारों विकल्प में आपको आंसर देना है कि कौन सा विकल्प आपके सामने सही है। आपके सामने 32 नंबर का क्वेश्चन है, मेघों ने आने से लगता है, मेघों के आने से लगता है। विकल्प ए, बादल आसमान में छा गए हैं, मानो कहीं उत्सव मनाया जा रहा है, मानो गांव में शहर से मेहमान आए हों, उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 विकल्प आपके सामने, चारों विकल्प में आपके सामने कौन सा विकल्प सही है आपको आंसर देना है। चलिए देखा जाए कि इस विकल्प में ये जो आपके सामने चारों विकल्प, इसमें चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है। बादल आसमान में छा गए हैं, ये बात तो कही गई है, लेकिन आने से लगता है यानी बादलों के आने से लगता है, मानो कहीं उत्सव मनाया जा रहा है, यह भी बात बिल्कुल सही है, गांव में उत्सव मनाया जा रहा है। मानो गांव में शहर से मेहमान आए हैं, मानो गांव में शहर से कोई मेहमान आया है, ऐसा भाव उन लोगों के मन में था, ऐसी फीलिंग थी कि जैसे कोई शहर से बन ठन संवर के कोई मेहमान उस गांव में आ गया है, ये बात, ये भाव था उसका। और यही है कि मेघों के आने से लगता है जैसे मानो कोई गांव में शहर से मेहमान आए हैं। यह विकल्प आपके सामने सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। ये 4 विकल्प में से आपके सामने जो सी विकल्प होगा आपका बिल्कुल सही विकल्प होगा। चलिए, ये चारों विकल्प में से आपका जो सी विकल्प हो बिल्कुल सही विकल्प है। इसके बाद हम 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ये 33 नंबर विकल्प आपसे क्या कह रहा है, आप एक बार ध्यान पूर्वक पढ़ें। ये जो 33 नंबर का क्वेश्चन है यही कह रहा है कि बरस बाद सुध लीन हुई, इस पंक्ति का भाव किसमें है। जो पंक्ति है बरस बाद सुध लीन ही, इस पंक्ति का विकल्प कौन सा, यानी इसका भाव किसमें है। ये जो चारों ऑप्शन है इसमें कहीं उसका भाव है, कहाँ है। बादल एक बरस के बाद आए हैं, बादल एक बरस, बरस का अर्थ होता है ना वर्ष से संबंधित है, इस बरस का अर्थ बरसने से संबंधित नहीं है, बरसने से संबंधित नहीं है, बरसने से संबंधित नहीं है, बल्कि वर्ष से संबंधित है। ये जो बरस का है यानी बादल एक बरस के बाद आए हैं, इस बरस का अर्थ बरसने से नहीं है, बल्कि इस बादल का अर्थ वर्ष से संबंधित रखता है कि बादल एक वर्ष बाद आए हैं। ये सही है, वो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उस बादल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि बादल कितना जल्दी आए और वर्षा करे। ऐसी बात उन लोगों के अंदर बेसब्री से इंतजार था, उस मेघ का इंतजार था, उस बादल का इंतजार था, जो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उस गांव के लोग, उस मोहल्ले के लोग, उस गली के लोग, उस नगर के लोग उस बादल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो बादल आए और हम लोगों के यहाँ बरसे, वर्षा हो, हमारे यहाँ वर्षा करे, हमारे यहाँ हम लोग आनंदित हों, आनंद का अवमगन करें। ये सब भाव उन लोगों के मन में चल रहा था। तो ये वर्षा से संबंधित है, यानी वर्षा से संबंधित, वर्ष से नहीं वर्षा से संबंधित है। और यहाँ नहीं, ये तो बिल्कुल, ये तो सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये, वर्ष से संबंधित यानी एक साल से, एक वर्ष से संबंधित है। तो इसके बाद बादलों ने याद किया, बादलों ने याद किया है, ऐसी कोई बात नहीं है, बादलों ने याद किया है ऐसी कोई बात नहीं है। बादल बन संवर कर आए हैं, इस पंक्ति का यानी बरस सुधा सुधलीन ही, इसका अर्थ क्या है। बरस का है अर्थ है कि एक वर्ष बाद बादल एक वर्ष बाद आए हैं, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। बादलों ने याद किया है गलत बात, बादल बन संवर कर आए थे, इसका अर्थ ये नहीं होगा। बादल मेहमान बनकर आए थे, इस बरस बाद सुधलीन का अर्थ ये नहीं होगा।
जबकि ऑप्शन ए आपके सामने विकल्प सही होगा। बादल एक बरस के बाद आए थे आपके सामने 33 नंबर का क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल करेक्ट होगा, ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं हम 34 नंबर ऑप्शन को। ये 34 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है। 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, प्रश्न आपके सामने है, पूरी कविता में कौन सा अलंकार है। हमने आपसे कहा था कि इसमें जो कविता है, जो पद्यांश है, आपके सामने उसमें अलंकार पूछ सकता है और प्रत्यय पूछ सकता है, उपसर्ग पूछ सकता है, अलंकार पूछ सकता है। अब आपके सामने वही क्वेश्चन आया, आपसे पूछ रहा है कि अलंकार क्या हो सकता है। इसमें जो 33 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, कहाँ चला गया भाई, आ जाओ इधर। हाँ, जो 34 नंबर का क्वेश्चन है, जो 34 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आपसे पूरी कविता में, जो पूरी कविता है, जो पूरा आपने पद्यांश पढ़ा है, उस पद्यांश में कौन सा अलंकार की बात कर रहा है कि उसमें अलंकार कौन सा है। श्रेष्ठ अलंकार, रूपक अलंकार, मानवीय अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, उसमें कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है, उस कविता में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है। आपके सामने 4 विकल्प हैं, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार, मानवीकरण अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए इसमें कौन सा विकल्प सही है। 34 का कौन सा विकल्प सही है। श्लेष अलंकार, पूरी कविता में श्लेष अलंकार का प्रयोग नहीं किया गया है, रूपक का भी प्रयोग नहीं किया गया है, मानवीकरण का प्रयोग किया गया है। ये मानी गई है बात, यानी उसकी एग्जाम्पल के थ्रू उस कविता में ऐसा मानवीकरण का अलंकार प्रस्तुत किया गया है। उसमें क्या नाम है, अलंकार है पूरी कविता में। जैसे मानवीकरण का अर्थ ये तो होता है जिसे किसी के आधार पर कुछ मान लिया जाए, मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत आता है। उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं, ये आपका जो विकल्प होगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मानवीकरण अलंकार। चलिए इस प्रकार हमारा चारों विकल्प पूरा हुआ। हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन है, बूढ़े पीपल ने किस प्रकार मेघों का स्वागत किया। बूढ़े पीपल ने, ये जो बूढ़ा पीपल है, बूढ़े आदमी नहीं है, ये बूढ़े पीपल, जो बुजुर्ग पीपल थे उस समय जब बादल आ रहे थे, जब हवाएं धीरे धीरे चल रही थी, बादल उधर से आ रहे थे, तो उस वृक्षों में जो सबसे बूढ़ा पीपल था, वो बूढ़ा पीपल उन मेघ अर्थात उन बादलों का किस प्रकार स्वागत किया। वो जो पीपल था वो उन बादलों का किस प्रकार से स्वागत किया, झुककर प्रणाम करके, प्रसन्न होकर के, गले लगाकर या उलाहना दे करके। जैसे भाई सही है, अगर कोई व्यक्ति कहीं दूर से आ रहा होता है, मान लीजिए कोई हमारा रिलेटेड, कोई रिलेशन का कोई भाई बंधु, पिताजी माताजी, कोई अगर मान लीजिए कहीं चली गई हैं और हमें उनका बेसब्री से इंतजार हो, हम उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, तो हमारे अंदर ऐसा भाव उठता है, या तो हम उनको उलाहना देते हैं कि भाई आपने क्यों नहीं आया, क्यों जल्दी किए। इस प्रकार की भावनाएं जगती हैं हमारे अंदर। आते ही हम उनसे पहले उनको ऐसा कहेंगे, उनके सामने उलाहना देंगे कि आप क्यों नहीं आ रहे थे। बच्चे छोटे छोटे थे ना, वो अगर मम्मी मान लीजिए मार्केट चली गई और कुछ ले करके नहीं आई मान लीजिए मार्केट से, तो वो सबसे पहले हमारे खातिर काहे ना ले लूँ, हम काले रहनी है, ऐसी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। या फिर जैसे अगर मान लीजिए कि वो कुछ ले करके आई हैं, मम्मी तो काहे चल गेली, हमें काहे ना लिया गेली, हमहू चलल होइत, हमें कपड़वा लेवे के रहल, हमें हाई लेवे के रहल, हमें हाउ लेवे के रहल, वो उलाहना देना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद झुक करके प्रणाम करते हैं। मान लीजिए अगर कोई हमसे मतलब अब इन भाव, यानी देखिए भावनाएं क्या है, ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन के आधार पर आपको मतलब ये ऑप्शन का जो भावना है, पहले ये ऑप्शन है, ये इसका जो झुक करके प्रणाम करके, यानी जब मैं कोई बेसब्री से आ रहा है, मान लीजिए हमारे सामने हमारे पिताजी ही आ गए और बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं, तो हम सबसे पहले उनका झुक करके प्रणाम करेंगे। ये बात भी बिल्कुल सही लग रही है। लेकिन दूसरा ऑप्शन से प्रसन्न होकर के, यानी हमें स्वागत करना है, हम किस प्रकार से स्वागत करेंगे। हमारे पिताजी बहुत बेसब्री मानी बहुत दिनों के बाद आए, हम उन्हें सबसे पहले झुक करके प्रणाम करें, कुछ तो विकल्प सही लग रहा है। प्रसन्न होकर के हमने उनका स्वागत किया, यह भी विकल्प कुछ कुछ सही लग रहा है। गले लगाकर, हम अगर कभी बेसब्री से इंतजार किसी का हो, सबसे पहले गले लगाते हैं, उससे मिलने के बाद गले लगाते हैं, तो यह भी विकल्प सही लग रहा है। उलाहना देकर, ये भी बिल्कुल कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहता है, बच्चों के लिए सकारात्मक होता है कि वो आने के बाद तुरंत उलाहना देना शुरू कर देते हैं। तो अभी चारों ऑप्शनों में से आपको ऑप्शन चूज करना है कि सबसे महत्वपूर्ण विकल्प क्या होगा, यानी उस समय उस हाव भाव को देख करके कि उस समय की क्या हाव भाव रहे होंगे,
वो बूढ़ा पीपल जो बेसब्री से इंतजार कर रहा था, वो उनका स्वागत किस प्रकार से किया। तो इसमें मुझे लग रहा, मुझे नहीं बल्कि उस पद्यांश के आधार, उस कविता के आधार पर सबसे पहले बूढ़ा पीपल उन बादलों का, उन मेघों का झुक कर प्रणाम करके उनका स्वागत किया, ना कि प्रसन्न होकर के, और ना ही गले लगाकर, और ना ही उनको उलाहना देकर। ये तीन विकल्प आपके सामने गलत है बिल्कुल। जो आपका उस पंक्ति के आधार पर, उस कविता के आधार पर ये विकल्प आपका झुक कर प्रणाम करके, ये विकल्प 35 नंबर का आपका बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन से उत्तर आपका सही है। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ ये 36 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है कि पाहुन शब्द का अर्थ क्या है। पाहुन शब्द का अर्थ क्या है। पाहुन जिसको पहुना कहते हैं, पहुना देहाती भाषा होती है ना, पहुना आयल है। तो जो पाहुन शब्द, इसका अर्थ क्या है। आना, बिल्कुल नहीं। पालना, ये भी कोई बात नहीं। पैर, बिल्कुल। मेहमान, बिल्कुल सही बात है। ये मेहमान जो आपका ऑप्शन है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, मेहमान। पाहुन का अर्थ होता है मेहमान से संबंधित होता है। पाहुन का अर्थ मेहमान से संबंधित। पाहुन का अर्थ पालना, भाई इसका पाहुन का अर्थ पालना से संबंधित है। पाहुन का अर्थ जो है, पाहुन का अर्थ पालना से संबंधित है। जो पाहुन शब्द का अर्थ है वो पालना से संबंधित, मेहमान से संबंधित। भाई कौन कह रहा है कि मतलब पालना से संबंधित है। पालना से नहीं, मेहमान से संबंधित है। पाहुन शब्द का अर्थ होता है पहुना आयलन, मेहमान आयलन। ऐसा शब्द तो मेहमान से संबंधित होता है, पाहुन से कहाँ होता है भाई, पालन से कहाँ होता है। ये बिल्कुल गलत बात है, नहीं ये गलत बात है। पाहुन शब्द का अर्थ मेहमान से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका विकल्प, ऑप्शन सी आपका एकदम राइट आंसर होगा। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले विकल्प की तरफ। देखिए आपके सामने एक 37 से 45 नंबर का गद्यांश है। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ा जाए, और इस गद्यांश के आधार पर हमें इन प्रश्नों का उत्तर देना है, जो 37 से 45 नंबर के क्वेश्चंस हैं। आपके सामने 37 से 45 नंबर के क्वेश्चंस हैं। इनके आधार पर हम देखते हैं कि ये गद्यांश क्या कह रहा है। गिजू भाई न केवल बच्चों की क्षमताओं, बौद्धिकता में विश्वास व्यक्त करते हैं, अपितु वे उनकी सृजनात्मकता में भी अगाध आस्था रखते हैं। बात कहाँ क्या कह गई। गिजू भाई ने केवल बच्चों की क्षमताओं की बात कर रहे हैं, बौद्धिकता बुद्धि की बात कर रहे हैं, और उसमें विश्वास व्यक्त करते हैं, अपितु वे उनकी सृजनात्मकता की बात कर रहे हैं, अगाध आस्था की बात, अगाध आस्था रखते हैं। उनके अनुसार कुछ हत्याएं पिनल कोड की धारा के अधीन नहीं आती हैं। कुछ हत्याएं, देखिए ये क्षमता, बौद्धिकता, विश्वास, सृजनात्मकता, अगाध आस्था, हत्याएं पिनल कोड की धारा के अधीन नहीं आती हैं। यहाँ नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है। उनमें कानूनवेत्ताओं को अपराध जैसी कोई चीजें नजर नहीं आती हैं। कानूनवेत्ताओं की न्याय नीति संबंध मर्यादाएं सिर्फ पिनल कोड से बंधी होती हैं, इसमें बंधने की बात कर रहे हैं। शिक्षा शास्त्रियों के पास राज्य, रूढ़ि अथवा धर्म की कोई सत्ता नहीं है। इसीलिए जीवन के प्रति जो अपराध होते हैं उसके लिए न कोई पिनल कोड, न कोई उन्हें निंदनीय मानता है, न कोई धार्मिक भय है। जीवन के प्रति होने वाला एक ऐसा ही अपराध है। बालक की सृजन शक्ति की हत्या। ईश्वर ने मनुष्य का सृजन किया और उसे अपनी सृजन शक्ति प्रदान की, तथा ईश्वर की शक्ति मनुष्य के सृजन की अनंत शक्ति के समान ही अनगिनत है। ये जो आपका कोटेशन रहा, जो गद्यांश रहा आपका, ये जो मनुष्य की शक्ति की बात कर रहा है, वो सृजन की अनंत शक्ति का समान ही अनगिनत है। साहित्य एक सृजन है, ये बात कह रहा है कौन, गिजू भाई ने कह रहा है कि साहित्य एक सृजन है।
चित्रकला दूसरी सृजन है, जो चित्रकला है वो दूसरी सृजन है, संगीत तीसरा सृजन है और सत्यपत्य स्थापत्य चौथा सृजन है, स्थापत्य चौथा सृजन है। इस तरह गिनने बैठ जाए तो मनुष्य के द्वारा बनाई गई अनेकानेक कृतियों को गिनाया जा सकता है। जब शिक्षक या अभिभावक यह तय करते हैं कि बच्चे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बच्चे को कौन जब शिक्षक या अभिभावक यह तय करते हैं कि बच्चों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वस्तुतः इस निर्णयों में वे बालक की सृजन शक्ति का दमन करते हैं। ये देखिए सृजन शक्ति का दमन करते हैं। यह गद्यांश रहा आपके सामने। अब इस गद्यांश के आधार पर हमें क्वेश्चंस को देखना है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, किस आधार पर क्वेश्चन पूछ रहा है। गिजू भाई की जो क्षमताएं हैं, बौद्धिकता है, विश्वास है, सृजनात्मकता है, आस्था है, अगाध है, उसके ऊपर पूछ रहा है, या हत्याएं पिनल कोड की धारा के अधीन का पूछ रहा है, कानूनविद्ताओं के ऊपर पूछ रहा है, अपराध जैसी कोई समस्याओं को पूछ रहा है, या फिर न्याय नीति संबंधी मर्यादाओं के बारे में पूछ रहा है, या कोई कोड से बधी होती है वो पूछ रहा है, या शिक्षा शास्त्रियों के राज्य में रूढ़ी अथवा धर्म की कोई सत्ता नहीं होती इसके आधार पर पूछ रहा है, या इसीलिए जीवन के प्रति जो अपराध होते हैं उसके बारे में पूछ रहा है, कोई जो कोई निंदनीय मानता है उसके बारे में, कोई धार्मिक भय है उसके बारे में, जीवन में होने वाला एक ऐसा ही अपराध है उसके बारे में, या फिर बालक की सृजन शक्ति की हत्या हो रही उसके बारे में पूछ रहा है, ईश्वर ने मनुष्य का एक सृजन किया उसके बारे में पूछ रहा है, या सृजन शक्ति प्रदान तथा ईश्वर की शक्ति मनुष्य के सृजन की अनंत शक्तियों के समान अनगिनत है उसके बारे में पूछ रहा है, या फिर साहित्य एक सृजन है, चित्रकला दूसरा सृजन है, संगीत तीसरा सृजन है, स्थापत्य चौथा सृजन है इसके बारे में पूछ रहा है, या फिर ये कह रहा है कि इस तरह गिनने बैठ जाए तो मनुष्य के द्वारा बनाई गई अनेकानेक कृतियां को गिनाया जा सकता है। जब शिक्षक या फिर शिक्षक और अभिभावक को यह तय करते हुए बच्चों को क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, वो स्वतः निर्णय ये बालक निर्णयों में ही वे बालक अपने सृजन शक्ति का दमन कर सकते हैं। यानी उसमें कौन से पंक्ति का, कौन से भावों का, कौन से शब्दों का, किसका अर्थ पूछ रहा है बालक, वो क्या बोलते हैं किस आधार पर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए हम देखते हैं इसके सामने, इसके आधार पर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो 37 नंबर का क्वेश्चन है। तो 37 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने प्रस्तुत है कि गिजू भाई का किसमें विश्वास नहीं है, गिजू भाई का किसमें विश्वास नहीं है, गिजू भाई की बात कर रहा है। गिजू भाई का विश्वास किसमें नहीं है, गिजू भाई का किसमें विश्वास नहीं है, उनकी रचनात्मकता में, उनके भविष्य का निर्णय शिक्षकों के एवं अभिभावकों द्वारा तय करने में, बच्चों की बौद्धिकता में, उनकी क्षमताओं में। गिजू भाई का विश्वास किसमें नहीं है। आपके सामने 4 विकल्प हैं, चारों विकल्प में से आपको सही उत्तर ढूंढना है कि कौन सा उत्तर आपके सामने सही है, कौन सा विकल्प आपके सामने सही है, और उन चारों विकल्पों में आपको सही उत्तर देना है। आपके सामने 4 विकल्प हैं, उनकी रचनाओं में, रचनात्मकता में, उनके भविष्य का निर्णय शिक्षकों एवं अभिभावकों द्वारा तय करने में, बच्चों की बौद्धिकता में, उनकी क्षमताओं में। कौन सा ऑप्शन सही है? 37 नंबर का विकल्प आपके सामने कौन सा सही है? तो चलिए देखते हैं। हमने नहीं कहा बल्कि हमारा पूरा स्टाफ है, अमित सर का, उमाकांत सर जी का और राकेश सर का, उनके द्वारा ये हमेशा बताया जाता है कि जो सीटेट का ऑप्शन होता है लगभग जो बड़े विकल्प होते हैं वो सही माने जाते हैं। लगभग जो बड़ा विकल्प होता है, सीटेट की जब टाइपिंग होती है, क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं, तो उसमें जो बड़ा विकल्प होता है अधिकतर 35% सही माने जाते हैं। आप मुझे जो वो बात उन लोगों ने बताई उसके आधार, उनके लोगों के आधार पर अगर ये देखा जाए तो ये बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है कि जो उनकी रचनात्मकता है इसकी बात में विश्वास वो नहीं रखता। कौन? गिजू भाई। गिजू भाई उनमें विश्वास नहीं रखता है। उनके भविष्य का निर्णय शिक्षक एवं अभिभावकों द्वारा तय करने में गिजू भाई इसमें विश्वास नहीं रखता है। इसमें विश्वास रखता, कहाँ गया भाई क्लीन वाला, हाँ,
ये उसके लिए इसमें विश्वास नहीं रखता, वो इसमें नहीं का बात किया है। आप इस नेगेटिव पॉइंट को पकड़ेंगे और इसमें देखिए वो नहीं की बात कर रहा है। बच्चों की बौद्धिकता में ये बात कहीं नहीं आई है, उनकी क्षमताओं में ये बात भी कहीं नहीं पूछी है। आपका जो विकल्प होगा 37 नंबर का वो बिल्कुल सही होगा। उनके भविष्य का निर्णय शिक्षकों एवं अभिभावकों द्वारा तय करने में गिजू भाई विश्वास नहीं रखता है। भाई सही रखता होगा, अपने बारे में स्वयं का विचार रखता होगा। 37 के बाद ये आपके सामने 38 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा अपराध पीनल कोड की धारा के अधीन नहीं आता है? कौन सा अपराध पीनल कोड की धारा के अधीन नहीं आता है? ऑप्शन ए बालक की सृजन शक्ति का दमन, ऑप्शन बी रिश्वत लेना, ऑप्शन सी धोखाधड़ी करना, ऑप्शन डी चोरी करना। आपके सामने आपका 4 विकल्प है। इन चारों विकल्पों में आपको चयन करना है कि इसमें विकल्प कौन सा सही होगा। हमारा वो कोटेशन अगर याद रहा कि सबसे बड़ा वाला ऑप्शन 85% सही होता है, तो ये आपके सामने वो जो कोटेशन वो फॉलो कर रहा है। बालक की सृजन शक्ति का दमन, यह सही है। रिश्वत लेने की बात नहीं किया है, धोखाधड़ी की भी बात नहीं किया है और चोरी करने की बात नहीं किया है। ये तीनों पॉइंट नेगेटिव पॉइंट है, आप ध्यान दीजिए। रिश्वत लेने की बात नेगेटिव पॉइंट, धोखाधड़ी करने की बात नेगेटिव पॉइंट, चोरी करने की बात नेगेटिव पॉइंट। आपके सामने जो सकारात्मक विकल्प है बालक की सृजन शक्ति का दमन, ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर का विकल्प ए इज करेक्ट आंसर, सही ऑप्शन है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, आप देखिए एक बार ध्यान से पढ़िए। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे क्या करें और क्या न करें जब शिक्षक और अभिभावक यह तय करते हैं तब? बच्चे में रचनात्मकता भर जाती है, अभिभावक व बच्चों के संबंध में प्रगाढ़ता आती है, बच्चे अपने पढ़ने लिखने के प्रति रुचि जागृत होती है, बच्चे में सृजन शक्ति का दमन होता है। अब यहाँ वो वाली कोटेशंस नहीं फॉलो करेगी, लंबी वाली लॉन्ग आंसर इज राइट आंसर वाली कोटेशन फॉलो नहीं करेगी। आप देखिए इस 39 नंबर क्वेश्चंस को, इसमें क्या कह रहा है। 39 नंबर क्वेश्चंस का ऑप्शन बच्चों में रचनात्मकता भर जाती है, रचनात्मकता भर जाने की बात नहीं कर रहा है, ये रचनात्मकता भरने की बात नहीं कर रहा है। अभिभावक व बच्चों के संबंध में प्रागढ़ता आती है, नहीं, ये भी बिल्कुल। बच्चे में पढ़ने लिखने के प्रति रुचि जागृत होती है, बच्चे में सृजन शक्ति का दमन होता है। बच्चों में जब अभिभावक या फिर शिक्षक ये तय करते हैं कि बच्चों को क्या मतलब बच्चे क्या करें और क्या ना करें, अगर ये बात अभिभावक और शिक्षक तय करते हैं तो बच्चे की सृजन शक्ति में दमन आता है, दमन होता है। वह स्वयं के विवेक के अनुसार अगर उनकी जो चिंतन शक्ति अपने चिंतन स्वविवेक के अनुसार अगर किसी का मतलब किसी टॉपिक का या किसी मार्ग का चयन करते हैं तो उनमें उनकी रुचि होती है, वो अपने रुचि के आधार पर उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अगर कहीं अभिभावक और शिक्षक उसके जो जिसमें रुचि है उनकी अरुचि के अनुसार, यानी जिसमें उनमें रुचि ना हो, उस मार्ग को अगर दिखाएं तो बालक वो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें उसकी रुचि नहीं है। जिसमें रुचि है अगर उसके आधार पर बालक उसका चयन कर रहा है, उस लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो रहा है, तो निश्चित है कि वो लक्ष्य को प्राप्त करेगा। ये आपका विकल्प जो रहा 39 नंबर क्वेश्चन का, ये विकल्प आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से सृजन के अंतर्गत नहीं आता है, आप ध्यान दीजिएगा इनके तरफ। निम्नलिखित में से सृजन के अंतर्गत नहीं आता है। किसी विषय पर अपने विचार लिखना, प्रश्नों के उत्तर रटना, कहानी लेखन, मिट्टी से खिलौने बनाना, मिट्टी से खिलौने बनाना। आपके सामने 4 विकल्प हैं, चारों विकल्प में से आप एक बार देख सकते हैं कि कौन सा विकल्प आपके सामने सही है। किसी विषय पर अपने विचार लिखना, यहाँ किसी विषय पर अपने विचार लिखने सृजन शक्ति की बात किया है, जो सृजनात्मकता उसके आधार पर बात करने। प्रश्नों के सही उत्तर रटना, रटने की बात तो भी नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन सृजनात्मकता तभी आती है जब प्रश्नों को सही रटा जाए। कहानी लेखन, मिट्टी से खिलौनों को बनाना, ये आपके सामने बिल्कुल विकल्प गलत है, ये विकल्प बिल्कुल सही नहीं है। चलिए आपके सामने 40वां नंबर क्वेश्चन था,
जिसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। अब 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। साहित्य शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। हमने कहा था कि प्रत्यय उपसर्ग आपसे पूछ सकता है, और अलंकार पूछ सकता है, उपसर्ग पूछ सकता है, संधि पूछ सकता है, समास पूछ सकता है, विग्रह पूछ सकता है क्वेश्चन। तो एकदम सेम कंडीशन फॉलो कर रहा है। आपके सामने वो प्रत्यय पूछने, इक प्रत्यय कहाँ लगा है, इक प्रत्यय किस शब्द के अंतर्गत प्रयोग किया गया है, किस शब्द के अंतर्गत लाया गया है, उसको आपको बताना है कि इक प्रत्यय कहाँ लगाई गई है। 41 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें देखा जाए साहित्यिक, ये बिल्कुल शब्द गलत दिखाई दे रहा है कि ये शब्द बिल्कुल गलत है। साहित्यक, ये भी बिल्कुल गलत। साहित्यक, साहित्यिक, ये बिल्कुल सही लग रहा है। और साहित्यिक, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन। आपके सामने जो सी विकल्प है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। 41 नंबर का सी विकल्प इस करेक्ट आंसर। चलिए हम आप अगले 42 नंबर की तरफ चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि बौद्धिक ऐतिहासिक शब्दों में मूल शब्द तथा प्रत्यय है। इसमें प्रत्यय की बात किया है, इसमें किसमें प्रत्यय लगा है। हमने कहा था आपसे कि प्रत्यय पूछेगा, उपसर्ग पूछेगा, फिर इस क्वेश्चन में उसी पिछले क्वेश्चन के आधार पर प्रत्यय पूछ रहा है कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, इस मूल शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। इसमें प्रत्यय की बात कर रहा है, आपके सामने चारों विकल्प है। बौद्ध, ये मूल शब्द है, ये जो बौद्ध है वो मूल शब्द है। इसमें एक प्रत्यय ऐतिहासिक मूल शब्द है, एक प्रत्यय ऐतिहासिक मूल शब्द है। बुद्ध मूल शब्द है, एक प्रत्यय इतिहास के मूल शब्द है। ठीक, इतिहास के मूल शब्द है, इतिहास के मूल शब्द है। बौद्धि मूल शब्द है, क प्रत्यय है, ऐतिहासिक मूल शब्द है, या फिर एक प्रत्यय प्लस एक प्रत्यय है, या फिर आपके सामने जो विकल्प डी है वो बुद्धि मूल शब्द है प्लस एक प्रत्यय है, इतिहास मूल शब्द प्लस एक प्रत्यय है। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। जो बी ऑप्शन से आपका बिल्कुल सही ऑप्शन से इसमें